हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी बुक रिव्यू ऑफ मैथमेटिकल माइंडसेट। तो हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 4 पे। और चैप्टर नंबर 4 है क्रिएटिंग मैथमेटिकल माइंडसेट्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विद द नंबर्स। तो हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में कि फ्लेक्सिबिलिटी विद नंबर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी विद नंबर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कहना चाहता है यहाँ पे ऑथर फ्लेक्सिबिलिटी से। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको बुक पे। और मैंने जो कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद हाईलाइट की हैं, सबसे पहले यहाँ पे ऑथर ने एक इंसिडेंट रिकॉर्ड किया है। ये है इन फिनलैंड, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऑन पीसा टेस्ट। तो जो पीसा एग्ज़ाम होता है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, फिनलैंड जो है ये एक हाईएस्ट स्कोरिंग कंट्री है। इस एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न फॉर्मल मैथमेटिक्स मेथड्स अंटिल दे आर 7। तो इस पर्टिकुलर कंट्री में बच्चे जब तक 7 साल की एज में नहीं पहुंच जाते तब तक वो फॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, जबकि हमारी कंट्री में हम लोग 5 साल के बच्चे, इनफैक्ट 4 साल के बच्चों को फॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। काउंटिंग्स, देन मैथ, एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, फिनलैंड में 7 साल तक बच्चों को फॉर्मल मैथमेटिकल एजुकेशन के साथ कोई इंट्रोडक्शन इनका नहीं हुआ है। और इसके बावजूद भी फिनलैंड जो है ये एक टॉप परफॉर्मिंग कंट्री है पीसा एग्ज़ाम में। इन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्यू अदर कंट्रीज़, इस फ्यू अदर कंट्रीज़ में मैं इंडिया को भी ऐड करना चाहूँगा और बहुत सारे और कंट्री भी हैं। Students start much earlier, and by the time our students are 7 they have already been introduced to algorithms for addition। और जब तक 7 साल के होते हैं तब तक यहाँ पे बच्चों को एडिशन के एल्गोरिथम, एडिशन का प्रोसेस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बीइंग मेड टू मेमोराइज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, तो ये सब चीज़ें हम लोग बच्चों को करा देते हैं। बट इसके बावजूद भी देखिए, फिनलैंड एक ऐसा कंट्री जिसमें 7 साल तक इन सब चीज़ों से बच्चों को कोई अवेयरनेस इन चीज़ों के बारे में नहीं दी गई है। इसके बावजूद भी वो एक टॉप परफॉर्मर कंट्री है पीसा के एग्ज़ाम्स में। आगे पढ़ते हैं, ऑथर क्या बता रहा है। द इनइक्विजिटिवनेस ऑफ आवर चिल्ड्रंस अर्ली ईयर fades away and is replaced by a strong belief that maths is all about following instruction and rule। तो ऑथर यहाँ यही कहना चाहता है कि ये जो हम इतनी जल्दी बच्चों को फॉर्मल मैथमेटिक्स से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इसके कारण बच्चे जो है उनके मन में एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाती है कि मैथमेटिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें रूल्स को फॉलो करना होता है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है और इसका कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं है। आगे चलते हैं, आगे आपको बताता हूँ और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ऑथर ने यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट इज सक्सेसफुल मैथ यूजर्स हैव एन अप्रोच टू मैथ as well as mathematical understanding that sets them apart from less successful users। तो यहाँ पे ऑथर ने क्या कहना चाहा है, चलिए मैं आगे देखता हूँ। रिसर्च हैज शोन डेफिनेटली द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। हम लोगों ने ग्रोथ माइंडसेट के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट मतलब एक ऐसा माइंडसेट जिसमें बच्चा ये विश्वास रखता है कि वो किसी भी चीज़ को मेहनत करके गेन कर सकता है, और फिक्स माइंडसेट जिसमें बच्चे की ये बिलीफ्स होती हैं कि वो या तो कुछ चीज़ों में अच्छा है या अच्छा नहीं है। नॉर्मली ये हमने मैथमेटिक्स में ज़रूर देखा है, बच्चों की ये बिलीफ्स होती है कि वो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं या फिर वो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। ये दोनों ही माइंडसेट जो हैं ये फिक्स माइंडसेट होते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो माइंडसेट होता है जिसमें बच्चा ये मानता है कि वो मैथमेटिक्स में अच्छा हो सकता है विद दी हार्ड वर्क। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे द बिलीफ that intelligence grows and the more you learn the smarter you get, but to erase math failure we need students to have growth beliefs about themselves and accompany them with growth beliefs about the nature of mathematics and their role
इन रिलेशन टू इट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का जो ग्रोथ माइंडसेट है वो मैथमेटिक्स को लेकर के भी हो। आगे बढ़ते हैं। व्हेन स्टूडेंट सी मैथ as a series of short questions, they cannot see the role for their own inner growth and learning. They think that math is a fixed set of methods that either they get or they don't. तो इसी पे मैंने आज एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से हम मैथमेटिक्स बच्चों को फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा। हम बच्चों को इनिशियल एज में ही टेबल्स क्रैम करवाते हैं। हमारे बच्चे को टेबल 7 आप उनसे पूछिए टेबल कोई भी, वो बड़ा क्विकली आपको रिस्पॉन्स करेंगे। आप बोलेंगे 7 times 5, दे विल टेल यू 35, बट दे डोंट नो व्हाट डज इट मीन। उन्हें नहीं पता कि 7 times 5 का मतलब क्या है। वो जानते हैं कि 7 6 42, बट दे डोंट नो व्हाट डज इट मीन। अरे इसका मतलब है कि 7 को हमने 6 टाइम ऐड किया। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उससे बच्चे को अवेयर कराए बगैर प्रोसेस पे मूव कर जाते हैं। और जब हम प्रोसेस पे मूव कर जाते हैं तो हमारा काम तो कम हो जाता है, क्योंकि जो वर्कशीट्स होती हैं वो हमारा बच्चा सॉल्व कर पाता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हमारे बच्चे की मैथमेटिक्स को लेकर के जो बिलीफ है वो बहुत गलत हो जाती है। आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। व्हेन स्टूडेंट सी मैथ एज ओके, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। इसके बाद नंबर सेंस, एडी ग्रे and David Tall are two British researchers who worked with student age 7 to 13। तो यहाँ पे दो ब्रिटिश रिसर्चर्स की बात की गई है। उन्होंने बच्चों पे काम किया और वो जो बच्चे थे जो उन्होंने चूज़ किए अपने उस प्रोजेक्ट में, उनकी एज थी 7 से 13 के बीच में। और ये सारे के सारे बच्चे उन्होंने जो लिए थे वो थे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, या तो वो लो ग्रुप में थे, या वो मिडिल ग्रुप में थे, या वो हाई अचीवर थे। ऐसे 3 ग्रुप्स बना दिए उन बच्चों की। और उसके बाद उन्होंने इन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स दी। फॉर एग्जांपल व्हेन स्टूडेंट्स वर गिवन अ प्रॉब्लम सच एज 21 - 6, द हाई अचीविंग स्टूडेंट मेड द प्रॉब्लम ईजियर बाय चेंजिंग इट टू 20 - 5। तो देखिए हाई अचीवर स्टूडेंट ने क्या किया, उन्होंने इस प्रॉब्लम को चेंज कर दिया इस प्रॉब्लम में और फिर वो अपने आंसर पे पहुँचे। बट वहीं पे जो हमारे लो अचीवर बच्चे थे उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग एट 21 एंड काउंटिंग डाउन, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू डू एंड प्रॉन टू एरर। तो उन्होंने 21 के बाद गिनना स्टार्ट किया, 21 then 20 then 19 then 18 then 17, और इस तरह से वो अपने रिजल्ट पे पहुँचे बैक काउंटिंग करके। इस प्रोसेस में कोई गलती नहीं है। यहाँ पे ऑथर ने हमें जो एग्जाम्पल दिया है ये हमें बताना चाहता है फ्लेक्सिबल। देखिए जो मैंने आपको अभी चैप्टर की हेडिंग बताई थी, फ्लेक्सिबिलिटी विद नंबर्स। तो ये जिस बच्चे ने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को चेंज कर दिया इस प्रॉब्लम में, इट शोज दैट हाउ कंफर्टेबल ही इज़ विद नंबर्स, ही प्लेज विद नंबर। पर वहीं पे जो बच्चा मेरा सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम को इस तरह काउंटिंग से कर रहा है, कहीं ना कहीं ये हमें पता चलता है कि कितना डर है मैथ्स को लेके उसके अंदर। उसका मानना ये है कि मैथमेटिक्स इज समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट। और देखो एक तो उसको लगता डिफ़िकल्ट है, उल्टा वो जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है वो और डिफ़िकल्ट है। तो समझ लीजिए फिर तो मैथमेटिक्स उसके लिए वाकई में इम्पॉसिबल होने वाला है। आगे मैं लेके चलता हूँ। आगे यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे ऑथर ने यूज़ किया है और दैट इज़ लेट मी सी क्या हो गया, ये रहा यहाँ पे कंप्रेशन। We know that when we learn mathematics, we engage in a brain process called compression। यहाँ पे ऑथर ने एक ब्रेन प्रोसेस की बात की है जिसको बोला गया है कंप्रेशन। क्या कहा गया है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। जब भी हम कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इनिशियली वो हमारे ब्रेन में एक बहुत बड़े स्पेस को ऑक्यूपाई करता है जब हम उसको समझने के प्रोसेस में होते हैं। पर जब हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वो प्रोसेस बहुत कंप्रेस मींस बहुत छोटे से पार्ट में जाके हमारे ब्रेन में वो सेट हो जाता है और उसको हम कभी भी बड़ा इजीली रिकॉल कर लेते हैं। इसी को बोला गया है कंप्रेशन। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि टॉप मैथमेटिशियन हु वन द फील्ड मेडल डिस्क्राइब कंप्रेशन लाइक दिस। उनका मानना ये है कि उन्होंने विलियम थर्स्टन
की डिस्क्रिप्शन को हमें यहाँ पे बताया है कि उन्होंने क्या कहा है मैथ के कंप्रेशन नेचर को लेकर के। Mathematics is amazingly compressible. You may struggle a long time, step by step, to work through the same process or idea from several approaches. But once you really understand it and have the mental perspective to see it as a whole, there's often a tremendous mental compression. You can file it away, recall it quickly and completely when you need it, and use it just one step in some other mental processes. तो देखिए ये है कंप्रेशन। मैथमेटिक्स का जो कंप्रेसिव नेचर है वो इस तरह का है कि मैथमेटिक्स के जो बड़े ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, अगर एक बार आप उनको लेकर के अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं तो वो बहुत ही प्रिसाइज वे में आपके ब्रेन में सेव हो जाते हैं। इसके बाद जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा व्हाट अबाउट मैथ फैक्ट्स। मैथमेटिक्स, हम में से बहुत लोगों का मानना है कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो हमें याद करने चाहिए। अब उसके बारे में ऑथर क्या बता रहे हैं? Unfortunately, most teachers and parents think that because some areas of mathematics are factual, such as number facts, they need to be learned through mindless practice and speed drill. तो बहुत से टीचर्स और पेरेंट्स का ये मानना है कि मैथमेटिक्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लर्न करनी होती हैं और माइंडलेस मीन्स लगे बहुत प्रैक्टिस करने पे, बहुत सारे पेजेस जब हम लिख लिख के भर देते हैं तब जा कर के हमारे दिमाग में वो फिट हो पाती है। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। इट इज़ दिस अप्रोच टू अर्ली लर्निंग अबाउट द नंबर दैट कॉज डैमेज टू द स्टूडेंट, make them think that being successful at math is about recalling fact at speed, and pushes them onto the procedural pathway that work against their development of mathematical mindset. तो ये जो अप्रोच है ये कहीं ना कहीं मैथमेटिकल माइंडसेट डेवलपमेंट के अगेंस्ट है। आगे लेके चलता हूँ मैं। Math facts by themselves are small part of mathematics. They are best learned through the use of number in different ways and situation. तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि मैथ के जो फैक्ट्स हैं ये बहुत छोटा पार्ट्स है मैथ्स का, और इनको सीखने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि हम इनको अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करके देखें, बजाय कि एक जैसे 100-150 क्वेश्चन करने की। बेहतर ये है कि हम इनको अलग अलग सिचुएशन में देखें। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ विजुलाइज करने में प्रॉब्लम हो रही हो, बट स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आप एक बार खुद भी इस बुक को पढ़िएगा, और आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपके पास आऊँगा फिर। फॉर अबाउट 1/3 उसके बाद मैं आपसे इस चैप्टर में शेयर करना चाहूँगा मैथ का कुछ गेम्स के बारे में बताया गया। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ मैथ प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस कितनी इम्पॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं ज़रा यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिवाइज मैथमेटिकल आइडियाज़, बट द प्रैक्टिस ऑफ मैथड्स ओवर एंड ओवर अगेन is unhelpful. When you learn a new idea in mathematics, it is helpful to reinforce that idea, and the best way to do this is by using it in different ways. We do students a great disservice when we pull out the most simple version of an idea and give student 40 questions that repeat it. तो यहाँ पे ऑथर कहता है कि बहुत बुरी आदत है ये, जब हम किसी भी फॉर्मूले के 40-50 क्वेश्चन बच्चे को देते हैं कि जैसे प्रैक्टिस करने के लिए, और हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप 40-50 बार इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा, आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स की बिल्कुल गलत अप्रोच है। इस अप्रोच से जब बच्चा मैथ पढ़ता है तो उसका मैथमेटिकल माइंडसेट कभी भी डेवलप नहीं हो पाता। वो हमेशा मैथ्स को एक ऐसे सब्जेक्ट की तरह लेता है जिसमें चीज़ें क्रैम की जाती हैं, जो एक डेड सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑथर ने मुझे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। देखिए 11-year-old वर शॉन द फॉलोइंग फिगर एंड आस्क इज लाइन पैरेलल टू लाइन सी, क्या लाइन ए लाइन सी के पैरेलल है? कुछ बच्चों से ये सवाल पूछा गया और देखिए बच्चों का जवाब क्या है। मोस्ट आंसर नो, ज़्यादातर आंसर्स नो आए, और बच्चों का रिस्पांस था बिकॉज लाइन बी इज़ इन द वे, क्योंकि ए और सी के बीच में लाइन बी है।
ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब भी पैरेलल लाइंस की बात होती है तो ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा, पर ज़्यादातर जब हम इनिशियली बच्चों को पैरेलल लाइन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनकी बुक्स में उनको इस तरह का शेप दिखाई देता है पैरेलल लाइन का। तो यहाँ पे ऑथर ये कहना चाहता है कि ज़्यादातर बुक्स में किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जाता है। दैट्स गुड कि इनिशियली बच्चे को समझने में कंफर्ट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें उसके कॉम्प्लेक्स रूप को भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑथर ने कहा कि ये जो शेप है ये बच्चों को दिया गया और बच्चों से पूछा गया, स्टूडेंट आस्क्ड द नेम ऑफ द फॉलोइंग शेप। इस शेप का नाम बच्चों से पूछा गया और अब मैं आपको देता हूँ, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए इस शेप का क्या नाम है। अगर आपका जवाब है ये आई अप्रिशिएट, और अगर आपका जवाब ये नहीं है, नीड नॉट टू वरी, ज़्यादातर लोगों का जवाब ये नहीं होगा। दिस इज अ हेक्सागन। लेट मी रिमाइंड यू द डेफिनेशन ऑफ हेक्सागन। Definition of hexagon is a six-sided polygon, a six-sided polygon. बट जब हम बुक्स की बात करते हैं हमें बुक्स में सिंप्लीफाइड हेक्सागन का शेप दिया गया होता है और हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये पिक्चर बन जाती है कि हेक्सागन ये है, और जब हम इस शेप को देखते हैं तो कहीं से भी हमारे दिमाग में हेक्सागन नहीं आता, जबकि ये भी तो सिक्स साइडेड पॉलीगन है। पॉलीगन मीन्स अ क्लोज फिगर हैविंग सिक्स साइड। देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6, आप इसके 6 साइड गिन सकते हैं। आगे ऑथर ने कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं और इसके बाद में एक आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहूँगा, वो है large search studies have shown that the presence and absence of homework has minimal or no effect on the achievement। होमवर्क की बात मैं आपसे करना चाहता था। देखिए, मैथमेटिक्स को लेकर के बहुत से टीचर्स की ये बिलीव्स होती है और पेरेंट्स की भी ये ओपिनियन होती है कि बच्चे को होमवर्क नहीं मिलेगा तो बच्चा घर पे प्रैक्टिस नहीं करेगा तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल या फिर बच्चा मैथमेटिकली इम्प्रूव नहीं करेगा। लेकिन बहुत सी रिसर्च के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया है कि होमवर्क का बहुत कम इफेक्ट पड़ता है बच्चे की एकेडमिक ग्रोथ में, जबकि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चे के मैथमेटिक्स से नफरत की को जनरेट करने की फॉर्म में। बच्चे को होमवर्क उसके दुश्मन की तरह लगता है, मैथ्स का होमवर्क। लेकिन यहाँ पे ऑथर ने मुझसे कुछ बहुत अच्छे होमवर्क शेयर किए और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखना ज़रा, काश कि मैथमेटिक्स में इस तरह का होमवर्क दिया जाने लग जाए। यहाँ पे होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वर द मेन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और आइडिया दैट यू लर्न टुडे और दैट वी डिस्कस इन द क्लास टुडे। अगर बच्चे को इस तरह का होमवर्क दिया जाए जिसमें उसको इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब देना हो तो मुझे लगता है कि बच्चा मैथमेटिक्स को सोचना सीखेगा, बच्चा मैथमेटिक्स को समझना सीखेगा, बजाय कि आपने जो एक सवाल करवाया था वो जैसे 20 सवाल उसको करने के लिए दे दिए गए हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट क्वेश्चंस डू यू स्टिल हैव अबाउट डैश। इसके बारे में आपके दिमाग में अभी क्या जो भी कॉन्सेप्ट उसने पढ़ा था। इफ यू डोंट हैव अ क्वेश्चन राइट अ सिमिलर प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट इंस्टेड। अगर कोई सवाल नहीं है जो आपने स्कूल में सीखा था तो उसी जैसी अपने आप एक प्रॉब्लम बनाइए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। तो ये होमवर्क मुझे अच्छा इसलिए लगा कि कहीं ना कहीं बच्चे को सोचना पड़ रहा है, ये होमवर्क बच्चे को सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो मैंने इस पूरे चैप्टर में जो मेरा टेक अवे था वो था ये जो होमवर्क प्लान था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने भी डिसाइड किया कि आज के बाद मैं भी अपने बच्चों को इस तरह का होमवर्क दूंगा। आप पॉज करके बाकी और क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो इस होमवर्क के। तो अब मैं आपके साथ फिर मिलूंगा, आपके पास आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल। तब तक के लिए गुड बाय।